निशा, एक अधूरी प्रेम कहानी, भाग 1। दोस्तों, ये मेरी पहली कहानी है। गलती होना लाजमी है, उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगता हूँ। इस कहानी के मुख्य पात्र ओम और निशा हैं। कहानी का मुख्य पात्र अपनी कहानी बता रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम है। डिप्लोमा पूरा करने के बाद मैंने नौकरी करने का फैसला लिया। बहुत ढूंढने पर भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने एक कॉल सेंटर में कार्य करने का फैसला किया। जब वहाँ मेरा पहला दिन था, तब वहाँ और भी एम्प्लॉयज़ आए हुए थे। उन्हीं में से थी एक निशा, एक सांवली सी लड़की, चेहरे पर नूर ऐसा कि जो भी देखे उसे देखते ही रह जाए। किसी परी से कम नहीं थी। शायद उसने पहले भी किसी बीपीओ में काम किया हुआ था, इसलिए जब भी कोई सवाल किया जाता वह सबसे पहले ही जवाब देती। पहला दिन निकल गया। पहले दिन में ही निशा सभी की फेवरेट हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो सब अच्छा नहीं लगा। मैं मन ही मन उसे ईर्ष्या करने लगा। समय बीतता गया, 10 दिन निकल गए। अब वो भी समय आ गया जिसके लिए हमने जॉब ज्वाइन की थी। हमें बैंक का एक प्रोडक्ट सेल करना था। अब सब लोग रेस में लग गए कि पहला प्रोडक्ट कौन सेल करेगा। इंतज़ार में सुबह से शाम हो गई। किसी का भी एक भी प्रोडक्ट अभी तक सेल नहीं हुआ था। सभी लोग निराश थे कि कैसे होगा काम। बस एक को छोड़, वो थी निशा। शाम को करीब 4 बजे किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आई। सब लोग देखने लगे कि क्या हो गया। सब चौंके कि क्या हो गया। वो कोई और नहीं, निशा था। उसने वो कर दिया था जिसके लिए सब सुबह से परेशान थे और पूरी मेहनत से कॉल करने में लगे हुए थे। उसने पहला प्रोडक्ट सेल कर दिया था। मैनेजर ने आके उसे शाबाशी दी, साथ ही एक चॉकलेट दी। सभी ने उसके लिए तालियां बजाई, मुझे छोड़ के। वो बहुत खुश थी, हंस हंस कर अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। उसके दोनों गालों में डिंपल आ रहे थे, जिससे उसका चेहरा और भी प्यारा लग रहा था। जितनी वो खुश थी उतना ही मैं परेशान। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, और मुझे लग रहा था कि वो ये जंग मुझसे जीती। उस दिन से मैं उससे और भी ईर्ष्या करता था, जिसका उसको पता भी नहीं था। वो तो मुझसे ऐसे ही बात करती थी जैसे सबसे, लेकिन मैं उससे बात करने से बचता था। मुझे उसमें बस एक प्रतिद्वंदी नजर आता था। 15 दिन हो गए। उसने कई प्रोडक्ट सेल कर दिए, लेकिन मेरा एक भी सेल नहीं हुआ। अब मुझे लगने लगा था कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मैनेजर को लगता था कि मुझ में कुछ है, मैं बहुत अच्छा काम कर सकता। एक दिन मैनेजर ने फ्लोर पर घोषणा की कि आज से निशा और सभी की कॉल वेरिफिकेशन करेंगे, तभी कॉल मार्केट में जाएगी। फ्लोर पर काम होने लगा था। सभी के प्रोडक्ट सेल होने शुरू हो गए थे। बस एक मैं ही था जिसका अभी तक कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ था। हमें कॉल वेरिफिकेशन के लिए साथ साथ अपने प्रोडक्ट सेल करने थे, लेकिन उससे मुझे कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी बस एक थी, वो थी निशा, जिससे मैं आज से बचता आ रहा था। मैनेजर ने हमें एक साथ काम करने के लिए कहा था, वो भी एक डेस्क पर। काम करते हुए दोपहर हो गई। मेरी सभी से अच्छी बनती थी। मैनेजर किसी काम से फ्लोर से चले गए थे। लगभग सभी अपने आपस में बात करने लगे थे। मैं भी अपने डेस्क से ही अपने पीछे वाले डेस्क पर बैठे नितेश से बात कर रहा था। निशा उस समय किसी कॉल पर थी। ये हमें ध्यान नहीं रहा और हमारी आवाज़ थोड़ी तेज़ थी, जिसकी वजह से उसकी वो कॉल ख़राब हो गई, जिसके कारण उसको गुस्सा आ गया और वो सभी पर चिल्ला पड़ा। तुम लोगों को काम नहीं करना तो मत करो, दूसरों को तो करने दो। एक ही सांस में और बहुत कुछ बोल गई वो, और वो भी बहुत तेज़ स्वर में। मुझे वो पहले ही पसंद नहीं थी। उसका इस तरह से चिल्लाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा ये सब बातें जैसे उसने मेरे लिए ही कही है। मैं भी उस पर चिल्ला दिया, जो कि उसके स्वर से भी कहीं ज़्यादा था। मुझसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छा काम करती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कंपनी खरीद ली है। मेरा स्वर इतनी तेज़ था
कि ये आवाज़ एचआर के ऑफिस तक पहुंच गई और साथ ही ऑफिस में सन्नाटा सा छा गया। तभी निशा की धीरे से आवाज़ आई। उसने धीरे से कहा, मैंने तो सबको बोला था, केवल तुमको नहीं कहा था। इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह अपनी डेस्क पर बैठकर रोने लगी। इतने में एचआर वहाँ पर आ गई और उन्होंने इस घटना के बारे में सभी से पूछना शुरू कर दिया। अभी के लिए इतना ही, बाकी की कहानी आपको अगले भाग में बताएंगे। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केसी सॉन्ग्स एंड स्टोरीज पर। निशा, एक अधूरी प्रेम कहानी भाग 2। दोस्तों, आपने पिछले भाग में पढ़ा कि किस तरीके से ओम निशा पर गुस्सा हो गया और वह बहुत तेज चिल्ला पड़ा, जिसके कारण एचआर फ्लोर पर आ गया। अब आगे मेरी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि एचआर मैनेजर आस्था सिंह फ्लोर पर आ गए। सभी लोग शांत थे, बस निशा रोए जा रही थी। उसके आंसू भी उसी वेग से गिर रहे थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन मैं भी निशा के पास चुपचाप खड़ा था। आस्था सिंह फ्लोर पर आते ही लगभग सभी को डांटते हुए पूछती है कि क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? ओम, तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाए और निशा क्यों रो? किसी ने भी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी तरफ उंगली कर दी। आस्था सिंह निशा को चुप कराते हुए फ्लोर से सेल्स कैबिन में ले गई। थोड़ी देर बाद सपना आई और मुझसे बोला कि आस्था मैडम ने तुम्हें भी सेल्स कैबिन में बुलाया। मैं थोड़ा डर गया था। निशा ने क्या बोला होगा पता नहीं। आस्था सिंह अब क्या करेगी, कहीं नौकरी से निकाल ना दे। बस यही सब सोचते हुए मैं सेल्स कैबिन में गया। अंदर जाते ही मैंने देखा निशा अभी भी रो रही थी। आस्था सिंह उसको चुप कराने में लगी थी और सपना भी वहीं पास में खड़ी थी। मैं और डर गया, पता नहीं क्या होगा। मैं सीधा आस्था सिंह के पास गया और बिना कुछ सुने ही सॉरी बोला और कहा कि सब मेरी गलती है, मेरी वजह से निशा की कॉल ख़राब हो गई। उसका गुस्सा करना जायज़ था, मैं बिना वजह उस पर चिल्ला दी। आस्था सिंह ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, पूरे फ्लोर पर मुझे बस तुम दोनों से ही ये उम्मीद नहीं थी और तुम दोनों ही लड़ पड़े। ओम, मुझसे नहीं, निशा से माफ़ी मांगो। वो अब भी बोल रही है ओम की नहीं, मेरी गलती थी। अब देख लो किसकी गलती थी। और हाँ, डेस्क पर छोले भटूरे रखे हैं, एक दूसरे को सॉरी बोलो, छोले भटूरे खाओ और फ्लोर पर जाकर काम करो। इतना बोलकर एचआर मैनेजर और सपना बाहर चले गए। उनके बाहर जाते ही मैंने कान पकड़ के निशा को सॉरी बोला। निशा ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे कभी भी ऐसे बात मत करना। जब भी कोई मुझ पर चिल्लाता है तो मुझे रोना आ जाता है। मैंने कहा, ठीक है। निशा ने पास में रखे छोले भटूरे उठाए और उसमें से एक टुकड़ा लेकर मुझे अपने हाथों से खिलाया। फिर मैंने भी उसमें से एक टुकड़ा अपने हाथों से उसे खिलाया और उसके बाद हम वहाँ से फ्लोर पर आ गए, जिसके बाद सब कुछ बदल सा गया था। उस दिन के बाद मेरे दिल में जो निशा के लिए ईर्ष्या थी वो ख़त्म हो गई थी। अब मैं उससे अच्छे से बात करता था। ऑफिस में मेरी एक फ्रेंड और थी, परी। अब मैं, परी और निशा ज़्यादातर साथ रहने लगे थे। हंसी मजाक भी कर लिया करते थे। बाकी सब तो सही चल रहा था, बस मेरा प्रोडक्ट ही सेल नहीं हो रहा था। मैं बहुत निराश हो गया था। तब निशा ने मुझे समझाया कि तुम्हारे काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, बस तुम जल्दी ही होप खो देते हो। थोड़ा धीरज रखा करो, सब सही हो। उसके 2 दिन बाद ही मेरा पहला प्रोडक्ट सेल हो गया। मैं बहुत खुश था। तभी निशा आई और उसने मुझे बधाई देते हुए कहा, पार्टी तो बनती है। मैंने कहा, हाँ ज़रूर, बताओ क्या खाना है। उसने कहा, खाना नहीं, पीना है। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, चाय। ठीक है। मैंने परी को आवाज़ लगाई और हम तीनों ऑफिस के नीचे वाली चाय की टपरी पर चाय पीने पहुँच गए। अब ये हमारा रोज़ का नियम हो गया। हम तीनों रोज़ शाम को नीचे जाते, चाय पीते, खूब हंसी मजाक करते। कुछ ही दिन हुए थे कि आस्था सिंह फ्लोर पर आई और उन्होंने कहा, परी तुम माँ से ऑपरेशन में काम करो। फ्लोर पर अब हम 2 ही लोग रह गए थे। शाम की चाय जारी रही, लेकिन अब हम 2 लोग ही जाते थे।
ऑपरेशन में जाने के बाद परी का वर्कलोड बढ़ गया था, इसलिए वह हमारे साथ नहीं आ पाती थी। एक दिन हम लिफ्ट में नीचे जा रहे थे चाय पीने के लिए। हम दोनों ही थे साथ, लिफ्ट भी खाली थी। तभी अचानक लाइट चली गई। लाइट के जाते ही लिफ्ट जहाँ थी वहीं रुक गई। लिफ्ट की इमरजेंसी लाइट भी ख़राब थी, वह जलबुझ कर रही थी, जिसके कारण निशा थोड़ा डर गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी पावर बैकअप चालू हुआ और लिफ्ट ने झटका लिया, जिससे हम दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और मेरे होठ उसके होठ से जा मिले। एकदम से वो मुझसे अलग हुई। तभी एक झटका और लगा। इस बार हम दोनों ने ही लिफ्ट को पकड़ लिया। लिफ्ट सीधा बेसमेंट में जाके रुकी और लिफ्ट का दरवाज़ा खोला। लिफ्ट का दरवाज़ा खोलते ही वह सीधा बाहर निकल के सीढ़ियों से फ्लोर पर चली गई। मैं चाय पीने चला गया, उसके बाद फ्लोर पर चला गया। उस दिन हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं। अगले दिन भी हमने हाय हेलो ही किया, हम चाय पीने नहीं गए। शाम को छुट्टी के बाद जब मैं घर जा रहा था, तभी बस में निशा का कॉल आया। बस के शोर की वजह से मुझकी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। मैंने कहा मैं बस से उतर कर कॉल करता हूँ। अपने स्टॉप पर उतरते ही मैंने उसको कॉल किया। फ़ोन उठाते ही उसने कहा, ओम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा बोलो निशा, क्या बात है? ओम मैं तुमको बहुत दिन से एक बात कहना चाहती थी पर बोल नहीं पाई कभी। मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ। मैंने तुमको जब से देखा है तभी से पसंद करती हूँ, लेकिन तुम मुझसे बात नहीं करते थे, इसलिए तुमको कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा निशा, मैंने तुमको कभी इस नज़रिए से नहीं देखा। उसने कहा मुझे पता है, तुमने मुझे कभी इस नज़रिए से नहीं देखा, तभी तो तुम मुझे पसंद हो। तुम अपना जवाब मुझे कल बता देना, मुझे कोई जल्दी नहीं। इतना बोलकर उसने कॉल काट दिया। उसके कॉल कटने के बाद मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड ऋचा को कॉल किया और निशा ने मुझे प्रपोज़ किया है बताया। ऋचा ने कहा, अबे कुत्ते, कब तक सिंगल रहे? अब तो तनुजा की भी शादी हो गई है, कब तक उसका गम मनाएगा? अब तो मूव ऑन कर। लड़की ने सामने से प्रपोज़ किया है। तनुजा 10th क्लास में मैंने उसे पहली बार देखा। हमारी कॉलोनी में 2 गली छोड़कर वो रहने आई थी। तनुजा बहुत ही सुंदर, गोल चेहरा, नीली आंखें, गोरा रंग, अच्छी लंबाई। मेरी मानो तो उसको देखकर ऐसा लगता था ऐश्वर्या की कॉपी। मैंने 1 साल तक उसको मनाने का बहुत प्रयास किया। उसकी गली, उसके स्कूल, हर जगह उसको फॉलो किया। उसने मुझे हर बार मना किया। उसकी वजह से मैं 11th में फेल भी हो गया। कुछ समय बाद पता चला तनुजा किसी और को पसंद करती है। वो और कोई नहीं, मेरा बचपन का दोस्त राजीव था। राजीव एक दिन मेरे पास आया और बोला, भाई मुझे पता नहीं था कि तुम तनुजा को पसंद करते हो। मैं कभी भी तुम्हारे बीच में नहीं आता। मैं उसको मना कर देता। मैंने कहा जाने दे, बस ये बता कि क्या वो भी तुझे पसंद करती है? राजीव ने कहा, हाँ भाई, उसी ने मुझे प्रपोज़ किया। रमन गया था उसको प्रपोज़ करने, तब उसने रमन को कहा मैं तुम्हें नहीं राजीव को पसंद करती हूँ। जब मैंने उससे कहा जो रमन बोल रहा है वो सच है, तब उसने कहा हाँ सब सच है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तब मैंने राजीव से कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं आने चाहिए। कुत्ते, सुन भी रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? फ़ोन में से आवाज़ आई, वो ऋचा थी, जिससे बात करते हुए मैं अतीत में खो गया। उसकी आवाज़ से मैं अतीत से बाहर आया। हाँ सुन रहा हूँ, बहरा थोड़ी ही हूँ। लेकिन एक और प्रॉब्लम है। ऋचा ने पूछा, अब क्या प्रॉब्लम है कुत्ते? यार वो मुसलमान है। ऋचा ने हैरान होते हुए पूछा, 1 मिनट, क्या बोल रहा है? मुसलमान? लेकिन तूने तो उसका नाम निशा बताया था ना, सही बोल रही हूँ ना? मैंने कहा हाँ बाबा, उसका नाम निशा ही है, लेकिन उसका पूरा नाम तरन्नुम निशा है। ऋचा ने कहा चल कुछ नहीं होता आजकल। मैंने उससे कहा आगे कोई प्रॉब्लम हुई तो ऋचा ने मुझसे कहा सब पहले ही बात कर लेना, और उसने फ़ोन रख दिया। घर आने के बाद पूरी रात इसी उधेड़-बुन में चली गई कि कल क्या करना है, क्या जवाब देना है। और साथ ही ऋचा ने 4 साल बाद तनुजा की भी याद दिला दी थी।
कभी तनुजा का ख्याल, कभी निशा की बातें। पूरी रात मैं परेशान रहा, सही से नींद भी नहीं आई और पूरी रात ऐसे ही निकल गई। अगली सुबह क्या हुआ, ओम ने निशा को क्या जवाब दिया, क्यों अभी तक तनुजा को नहीं बुला पाया था, आगे की कहानी आज निशा के अगले भाग में। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल केसी सॉन्ग्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छी कहानी आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केसी सॉन्ग्स एंड स्टोरीज़ पर। निशा एक अधूरी प्रेम कहानी भाग 3। निशा और तनुजा के बारे में सोचते सोचते मुझे सुबह 6 बजे नींद आई और 8 बजे मम्मी ने मुझे उठा दिया। उठ बेटा, ओम आज ऑफिस नहीं जाना क्या? जाना है मम्मी, रात गर्मी बहुत थी इसलिए सही से मुझे नींद नहीं आई। ऊपर से कूलर ले आ, अपने कमरे में लगा ले। चल अब उठ, ना ले जल्दी, नहीं तो लेट हो जाएगा। ठीक है माँ, जा रहा हूँ। मैं जल्दी से उठा, तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। मैंने नाश्ता भी नहीं किया, माँ मुझे नाश्ते के लिए आवाज़ लगाती रह गई। मैं थोड़ा लेट ऑफिस पहुँचा। निशा मेरा वहाँ पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही वह मुझसे बोली, कहाँ रह गए थे ओम, आज इतना लेट कैसे? कुछ नहीं, आज आँख नहीं खुली इसलिए लेट हो गया। फिर हम दोनों काम में लग गए। दोनों ने पूरे दिन उस बारे में कोई बात नहीं की। शाम को 4 बजे मैं अपनी सीट पर बैठा था, तभी निशा मुझसे आकर बोली, चलना नहीं है क्या चाय पीने के लिए? हम दोनों चाय की दुकान पर आ गए। हमने चाय ली और हम चुपचाप चाय पी रहे थे। तभी निशा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुमने कल की बात का जवाब नहीं दिया। देखो निशा, सच बात तो ये है कि मैं भी तुमको पसंद करने लगा हूँ, लेकिन इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है ओम, क्यों परेशान हो, बताओ मुझे। देखो निशा, हमारे समाज में आज भी प्यार को अच्छा नहीं समझा जाता। प्यार की बात सभी करते हैं, लेकिन अगर किसी को प्यार करते देखे तो उसका जीना दुश्वार कर देते हैं। वैसे भी तुम मुस्लिम हो और मैं हिंदू, इस रिश्ते को कोई भी आसानी से मंजूर नहीं करेगा। तनुजा की वजह से मैं यह सब झेल चुका हूँ। इसमें हमारी नहीं, परिवार की भी बदनामी होती है। हिंदू मुस्लिम की कहानी तो परिवार तक ही सीमित नहीं रहेगी, सामाजिक हो जाएगी। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मैं बस यह कहना चाहता हूँ, अगर हमें लगता है हम आने वाले समय में शादी कर सकते हैं तो हम शादी तभी करेंगे जब हम दोनों के परिवार सहमत होंगे। किसी भी एक के परिवार ने मना कर दिया तो हम शादी नहीं करेंगे और ना ही एक दूसरे को फोर्स करेंगे, क्योंकि मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है। मैं किसी भी परिवार को दुखी करके खुश नहीं रह सकता। तुम्हारी इन्हीं बातों से तो तुमसे प्यार और गहरा होता जाता है। मन करता है तुम्हें देखती रहूं और तुम्हारी बातें सुनती रहूं। आजकल कोई भी इतना नहीं सोचता। सालों रिलेशन में रहने के बाद भी शादी की बात नहीं करते और तुम अपने रिलेशन की शुरुआत में ही इस बात से परेशान हो। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया, मैंने जिस इंसान को अपने लिए चुना है वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। और जैसा तुम कहोगे वही होगा, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि जब वो समय आएगा तब तुम सब संभाल लोगे। आई लव यू ओम। आई लव यू टू। मेरा इतना कहना था कि निशा मुझसे आकर लिपट गई। मैंने भी अपनी बाहों का हार उसके गले में डाल दिया था। हमारी प्यार की गाड़ी रफ्तार लेने लगी थी, साथ ही काम ने भी रफ्तार पकड़ ली थी। मैं सभी की उम्मीदों पर खरा उतर रहा था, चाहे वो मैनेजर हो या निशा। कुछ ही समय में सेल्स में मेरे और निशा की बराबरी करने वाला कोई नहीं था। आज भी रेस हम दोनों के बीच ही थी। बस अंतर इतना था कि आज मैं उसे ईर्ष्या नहीं, प्रेम करता था। समय बीतता गया, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे। यूँ कहो हम एक दूसरे के दिल की बात बिना बताए ही जान लेते थे। गुस्सा करना, लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना, यूँ कहो जो एक प्रेमी जोड़ा करता है वो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन हमारे मैनेजर ने जॉब छोड़ दी। उसकी जगह नया मैनेजर आया, अभिलाष पांडे। अभिलाष पांडे को मेरा और निशा का साथ रहना पसंद नहीं आया। उसने हम दोनों की टैक्स भी अलग करवा दी, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादातर निशा के पास ही रहता था। उससे मेरे काम पर कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं आ रहा। अभिलाष पांडे को वो भी पसंद नहीं आया। वो किसी न किसी बात पर मुझे टोकता रहता था।
जो कि निशा और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन अभिलाष पांडे ने फ्लोर पर सबके सामने चिल्लाते हुए मुझसे कहा, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, आशिकी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, काम करना है तो करो, नहीं तो नौकरी छोड़ो। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने गुस्से में वो नौकरी छोड़ी और अभिलाष पांडे को भी बहुत बुरा भला सुनाया। अगले ही दिन मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। निशा अभी वहीं पुरानी कंपनी में जॉब कर रही थी। मैंने निशा से कहा, तुम भी यहाँ आ जाओ। निशा भी यही चाहती है। उसने मुझसे कहा, तुम 1 महीने वेट करो, उसके बाद मैं भी वहाँ आ जाऊँगी। मैंने पहले से ही निशा के जॉब के लिए बात कर ली थी। निशा ने अगले महीने वह कंपनी ज्वाइन कर ली। हम फिर से एक साथ रहने लगे थे, लेकिन रविवार आते ही हम फिर से दुखी हो जाते। एक दिन भी एक दूसरे से अलग रहना बहुत मुश्किल था। एक दिन उसने अपने अम्मी अब्बू से ऑफिस के पास वाली मार्केट में आने के लिए कहा और कहा कि हम यहाँ से शॉपिंग करेंगे और उसके बाद सीधा घर निकल जाएंगे। लेकिन उसने उस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। शाम को उसने मुझसे कहा कि मुझे मार्केट से कुछ सामान लेना है, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ चल दिया। रास्ते में उसने मुझे बताया कि वो घर पे ऑफिस की बात करती रहती है और जब भी वह ऑफिस की बात करती है उसमें मेरा जिक्र ज़रूर करती है। इसीलिए उसके घर पर सब जानते हैं कि ऑफिस में कोई ओम है जो निशा के साथ काम करता है और उसके काम में मदद भी करता है। फिर उसने कहा, मेरे अम्मा अब्बू भी आए हैं मार्केट में, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ लेकर आई। फिर हम मार्केट पहुँचे। मार्केट पहुंचते ही निशा ने अपनी अम्मी को कॉल किया और पूछा कि वो कहाँ पर है। उसके बाद हम उनके पास गए। वहाँ पहुंचकर निशा ने मेरा परिचय उसके अम्मी अब्बू से कराया। मैंने भी उनके पैर छूकर उनको प्रणाम किया। मुझसे मिलकर वह बहुत खुश हुए। निशा की अम्मी ने बताया कि निशा बस घर पर तुम्हारे बारे में बात करती रहती है। फिर उन्होंने मेरे घर के बारे में पूछा, हाल चाल कैसे हैं, और ऐसे ही बातें चलती रही। फिर हमने मार्केट से सामान लिया और अपने अपने घर की तरफ निकल गए। अगले दिन निशा ने मुझे बताया कि उसके अम्मी अब्बू को मेरा व्यवहार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने घर जाकर मेरी बहुत तारीफ की। निशा की बात सुनने के बाद मुझे भी लगा कि अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे परिवार में भी सभी लोग जानते थे कि कोई निशा है जो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है और हमारी बहुत बनती है। निशा ने तो उसके परिवार से मुझे मिलवा दिया था। निशा की बहनों से भी मेरी फ़ोन पर बात हो जाती थी। अब समस्या थी तो यह है कि उसको अपने परिवार से कैसे मिलवाया जाए। यही सब सोचते सोचते पूरा दिन निकल गया। शाम को छुट्टी के बाद मैं जब घर जा रहा था, बस में बैठकर सर नीचे कर सो गया। रास्ता लंबा था। ऑफिस से घर जाने में करीब 70 मिनट लगते थे, इसलिए अक्सर मैं ऐसे ही सो जाया करता या फिर निशा से फ़ोन पर बात करते हुए जाया करता। आज मेरे सर में थोड़ा दर्द था तो इसलिए मैंने निशा को कॉल करने के लिए मना किया हुआ था। इसीलिए मैं सीट पर बैठते ही सो गया। लगभग 10 मिनट बाद किसी ने मुझे उठाया और कहा, हेलो सर, ये महिला सीट है। मैंने ऊपर देखा, वो सच में महिला सीट थी। सर दर्द होने के कारण मैं बिना देखे ही सीट पर बैठ गया। मैं जल्दी से उठा और उस महिला को मैंने सीट दे दी। मैं अभी भी नींद में ही था। जब वह महिला सीट पर बैठी तब मेरा ध्यान उस महिला के चेहरे की तरफ गया, जिसको देखकर मेरी सारी नींद गायब हो गई और मैंने बिना देरी किए बस को रुकवाया और बस से उतर गया। थोड़ी दूर पर ही बस स्टैंड था। मैं वहाँ जाकर बैठ गया। आगे क्या हुआ जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केसरी सॉन्ग्स एंड स्टोरीज में। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे ओम बस में उस महिला को देख के बस से उतर जाता। अब आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ और मैं बस से उतर गया। पास के स्टैंड पर जाकर बैठ गया और अतीत में खो गया। सोनू, ओम भाई जल्दी ऊपर चलो, आपको कुछ दिखाना है। मैंने सोनू से कहा, अबे भूत देख लिया क्या, किस बात की इतनी जल्दी है। सोनू बोला, मजाक मत करो भाई, जल्दी चलो।
मैंने सोनू से कहा, रुक चलता हूँ, पहले पानी तो पी लूँ। सोनू बोला, हाँ हाँ पानी पी लो, ऊपर जाने के बाद तो गला सूखना ही है। मैंने सोनू से कहा, दुलारी आंटी ने तेरे सिर पे डंडा मार दिया है क्या? आज क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है? सोनू बोला, आपने पानी पी लिया ना, अब बाकी सब छोड़ो और ऊपर चलो जल्दी। मैंने कहा, अच्छा बाबा चलता हूँ, तू मानने वाला तो है नहीं। चल चलता हूँ, पता नहीं क्या देख लिया आज तूने। सोनू बोला, आप भी देख लेना, चलो तो। मैंने कहा, अब क्या उड़ के जाऊँ, चल तो रहा हूँ। छत पर पहुँचने के बाद सोनू पीछे वाली छत पर देखने लगा। थोड़ी देर इधर उधर देखता रहा। मैंने कहा, अबे बता क्या बात है, अब बता भी दे। सोनू ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, तुम पियो पानी। चली गई वो, कब से बोल रहा था चलो, लेकिन नहीं, आपको तो पानी पीना था ना। मैंने कहा, अबे कौन थी, कहाँ चली गई, कुछ बताएगा भी या ऐसे ही बड़बड़ाता रहेगा? सोनू के चेहरे के भाव बदल गए थे। क्या लड़की थी भाई, मैं तो देखता ही रह गया। राहुल भाई की छत पर खड़ी थी भाई। राहुल भाई की रिश्तेदार तो नहीं थी, उनके घर में तो अनामिका दी को छोड़कर सभी की शक्ल चूतिया जैसी। तभी मेरी नज़र राहुल की छत पर पड़ी और वहीं टिकी की टिकी रह गई। सोनू बोले जा रहा था लेकिन मेरा ध्यान कहीं और ही था। वो तनुजा थी जिसको देखकर मैंने अपने होश खो दिए थे। सोनू ने मुझे जोर से हिलाया तो मैं हड़बड़ी में छत की मुंडेर से खड़ा हो गया और मैंने सोनू को थोड़ा डांटते हुए कहा, अबे क्या है, नीचे गिराने का इरादा है क्या तेरा? सोनू मुस्कुराते हुए मेरे से बोला, गिर तो आप पहले ही गए हो सामने वाले भूत को देखकर, और मुझे बोल रहे थे कि कौन सा भूत देख लिया, उस भूत ने तो आपको पकड़ ही लिया। मैंने सोनू से कहा, सोनू तो पिटकर मानेगा या ऐसे ही मान जाएगा? सोनू बोला, मैं तो ऐसे ही मान जाऊंगा भाई, आप उसकी सोचो वो कैसे मानेगी। मैं थोड़ा सोचते हुए बोला, हाँ यार पता नहीं कैसे मानेगी। एक बात बता, ये राहुल के रिश्तेदार नहीं है तो ये है कौन और राहुल के यहाँ क्या कर रहा है? सोनू बोला, लगभग एक हफ्ते पहले मैंने मम्मी और सरला आंटी को बात करते सुना था कि सरला आंटी ने सेकंड फ्लोर को किराए पर दे दिया है। मुझे लगता है ये वही किराएदार है। सरला आंटी यानी कि राहुल की मम्मी। उनका हमारे घर आना जाना लगा रहता था और दुलारी आंटी और मेरी मम्मी की उनसे अच्छी बनती थी और वो लोग घंटों बातें करते थे। इसीलिए शायद सोनू ने सुन लिया होगा कि सरला आंटी अपना सेकंड फ्लोर किराए पर देने वाली है। मेरे 10वीं क्लास का एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और मैं रिज़ल्ट का वेट कर रहा था। मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैं पूरा दिन क्रिकेट खेलता या दोस्तों से गपशप करता रहता था। लेकिन उस दिन के बाद मैं अपना अधिकतर समय छत पर ही बिताता। बस सोनू ही जानता था कि मैं छत पर क्यों रहता हूँ। उससे एक दिन पहले ही मम्मी ने मुझे ज़्यादा बाहर घूमने के लिए डांटा था। उसका मुझे फ़ायदा मिला क्योंकि मम्मी को लगा कि मैं उनकी बात मानकर घर से बाहर नहीं जा रहा। राहुल भाई वाली गली में ही सतीश भाई की दुकान हुई थी। मम्मी जब भी कोई सामान मंगाती तो मैं सतीश भाई की किराने की दुकान से ही लाता ताकि मुझे तनुजा को देखने का मौका मिल जाए। तनुजा को आभास हो गया था कि मैं उसको देखने के लिए पूरा दिन छत पर रहता हूँ, सामान लाने के लिए उसकी गली में भी आता हूँ। अब वो छत और बालकनी पर कम आने लगी थी। मेरे पास एक कीरिंग थी जिस पर आई लव यू लिखा हुआ था। एक दिन जब तनुजा छत पर अकेली थी, मैंने वो उसकी तरफ फेंका और उसकी तरफ इशारा करते हुए हाथ हिला दिया। उसको देखकर तनुजा ने वापस मेरी तरफ फेंका और पैर पटकते हुए नीचे चली गई। यह मेरा पहला प्रपोजल था। तनुजा ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। मैंने हार नहीं मानी, यह सोचकर मन को मना लिया कि अभी तो वो मुझे सही से जानती भी नहीं है, ऐसे कैसे हाँ बोल देगी। अब मुझे स्कूल खुलने का इंतज़ार था क्योंकि घर से बाहर वो निकलती नहीं थी। स्कूल शुरू होंगे तो मिलने और बात करने का मौका मिल जाएगा।
फ़ोन की रिंग से मेरा ध्यान हटा और मैं वर्तमान में आ गया। मैंने फ़ोन देखा, निशा का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठा लिया। निशा बोली, ओम घर पहुंच गए क्या? सर दर्द कैसा है? खाना खाया? दवाई खाई? अब क्या कर रहे हो? उसने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। निशा की बात सुनकर मेरा ध्यान सीधा हाथ में बनी घड़ी पर गया। काफ़ी समय बीत गया था। घर से भी 2 बार फ़ोन आ चुका था जिसका मुझे पता नहीं चला था। मैंने निशा से कहा, नहीं निशा, मैं अभी घर नहीं पहुंचा। निशा ने पूछा, क्यों? क्या हुआ? अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? मैंने निशा से कहा, कुछ नहीं, बस में बहुत भीड़ थी तो सर दर्द बढ़ गया, इसीलिए बस से उतर गया। आधे रास्ते पहुंच गया हूँ, अगली बस के आते ही मैं घर के लिए निकल गया। तुम परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। तुमने खाना खाया? मैंने निशा से पूछा। निशा ने जवाब दिया, अभी नहीं, मैं आपके कॉल का वेट कर रही थी। मैंने कहा, ठीक है, आप खाना खा लो, आराम करो, मैं घर पहुंचकर आपको मैसेज कर दूंगा। खाना खा के दवाई भी खा लूँगा। ओके बच्चा? निशा ने कहा, ओके जान, आई लव यू। मैंने कहा, आई लव यू बच्चा। तभी बस आ गई और मैं बस लेकर घर के लिए निकल गया। घर पहुंच के मैंने खाना खाया और छत पर चला गया। छत पर जाते ही निशा को कॉल मिला दी। निशा भी शायद इसी इंतज़ार में थी। उसने पहली ही रिंग में कॉल उठा लिया। कॉल उठाते ही निशा बोली, अब बताओ बस में क्या हुआ था? मैं इस सवाल के लिए तैयार नहीं था, ना ही मुझे इसकी उम्मीद थी कि निशा की तरफ से ऐसा कोई सवाल आएगा। मैंने कहा, क्या मतलब? निशा बोली, मतलब क्या? मुझे ये बताओ कि ऐसा बस में क्या हुआ जो तुम बीच रास्ते में ही बस से उतर गए? मैंने बोला, अरे यार, तुमको बताया तो था, अब तुम ये सब फिर से क्यों पूछ रही हो? निशा ने कहा, क्योंकि मुझे पता है जो मुझे बताया था वो आधा सच था, पूरा सच क्या है मुझे वो जानना। मैंने कहा, आज क्या हो गया है तुमको निशा? लड़ना चाहती हो क्या मुझसे? निशा बोली, नहीं बेटू, मुझे पता है तुम परेशान हो किसी बात को लेकर, बस में किसी से लड़ाई हुई क्या? मैंने निशा से कहा, अरे नहीं यार, कुछ भी नहीं हुआ, तुम फ़ोन रखो, मुझे सोने जाना है। निशा बोली, हाँ मत बताओ, मैं तुम्हारी लगती ही कौन हूँ? इतना कहकर निशा ने गुस्से में फ़ोन काट दिया और मैं नीचे आकर अपने बिस्तर पर लेट गया और यही सोचता रहा कि निशा को तनुजा के बारे में बताऊं या नहीं, और यही सोचते सोचते मैं सो गया। ओम निशा को कुछ बताएगा या नहीं? तनुजा के आ जाने से कहीं ओम और निशा के रिलेशनशिप में कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी? ऐसे ही कुछ सवाल आपके मन में उमड़ रहे होंगे। आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए निशा एक अधूरी प्रेम कहानी। आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो निशा के पुराने भाग को ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी कहानी समझ आ सके। धन्यवाद।